नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे HPSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और ये पेपर जो था हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 2-3 वीडियोस डिस्कस कर ली हैं जिनमें हमने पॉलिटी का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का सेक्शन डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में जो है आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का और साइंस का सेक्शन। देखो, इकोनॉमी और साइंस दोनों ही ऐसे क्वेश्चन हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, परंतु फिर भी जहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 146 से स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखें तो उन वीडियोस को डेफिनेटली देख लें, प्लेलिस्ट में अलग से भी वो डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 146 से स्टार्ट करते हैं। 146 है प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ। तो कीमत तंत्र किसका लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये एक लक्षण है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब देखो, यहाँ पर टर्म यूज़ की गई है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है? देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जहाँ पर जो है जितना भी इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे किसी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करना है या फिर कुछ और भी है, वो सभी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा देखी जाती हैं। और फिर गवर्नमेंट का क्या काम बच जाता है? तो गवर्नमेंट का काम बच जाता है कि जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है उस लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन किया जाए। तो इस तरह की इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। 147 है द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन ए जो है वो सर्विस सेक्टर होगा। ये जो सेवा सेक्टर है ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है नेशनल इनकम का इंडिया में। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा ये एक घटक है इंडिया में। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। IDBI वाज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो IDBI की स्थापना जो थी वो कब हुई? 148 का ऑप्शन सी सही आंसर है, 1964। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। IDBI की फुल फॉर्म क्या है? तो IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। साइंस का सेक्शन भी आज हम साथ में ही कवर करेंगे। साइंस का 149 क्वेश्चन है प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? 149 का ऑप्शन है सही आंसर, सेलुलोज। ये सेलुलोज के द्वारा जो है सेलुलोज से जो है वो बनाई जाती है या फिर बनी होती है। 150 है ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ईस्ट किसका एक उदाहरण है? तो ईस्ट जो है ये एक उदाहरण है। 150 का ऑप्शन बी फंजाई जो है वो सही आंसर होगा। फंजाई का ये एक एग्जाम्पल है। 151 देखिए। 158 है 151 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। इनमें से कौन सी जो है एक मछली है? 151 का ऑप्शन सी सही आंसर है, डॉग फिश। ये जो डॉग फिश होती है ये एक मछली का प्रकार है। याद रखिएगा, डॉग फिश जो है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो यही इसका सही एग्जाम्पल है, सही उदाहरण है और सही आंसर है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग तो यही है। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। तो इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है? इंसुलेटर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी इंसुलेटर नहीं है। तो कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं? देखो, कंडक्टर उन चीज़ों को कहा जाता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो इजीली पास होने देती हैं। जैसे मेटल्स हो गई हमारे पास, कॉपर होगी, मरकरी होगी, एल्यूमिनियम होगी। और इंसुलेटर क्या होते हैं? तो इंसुलेटर उन मटेरियल्स को कहा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो फ्री फ्लो नहीं होने देते, उनको जो है वो इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर के अच्छे एग्जाम्पल कौन से हैं? लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया या फिर कोई ग्लास हो गया। तो ये चीज़ें जो है इंसुलेटर में आ जाती हैं। 153 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। तो निम्नलिखित में से किस विकिरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है? तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? 153 का ऑप्शन सी सही आंसर है, गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है। इंपॉर्टेंट है, गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अच्छा, ये तो सबसे कम वेवलेंथ की बात होगी। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो किसकी होती है? तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है वो सबसे अधिक होती है। तो रेडियो वेव्स की सबसे अधिक और सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होती है। 154 है आयरन रस्ट क्विकली इन। जब आयरन में जंग लगता है तो इनमें से किस में जो है आयरन में सबसे जल्दी जंग लग जाता है? 154 का ऑप्शन सी समुद्र का पानी, सागरीय पानी जो है वो सही आंसर है। सी वाटर जो है वो सही आंसर होगा। सी वाटर में जो है वो सबसे जल्दी जो है आयरन में जंग लग जाता है। इसके बाद HPGK का सेक्शन है, तो HPGK को हम बाद में कवर करेंगे। आज जो है
आज हम इकोनॉमी और साइंस का सेक्शन कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है। 143 है सेंसस 2011 कवर्ड हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। तो 2011 की जनगणना जो है वो कितने जिलों को कवर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। 640 जिलों को ये कवर करती है। ये क्वेश्चन इकोनॉमी में भी हो जाता है, जियोग्राफी में भी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। इकोनॉमी में अभी हम इसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करेंगे आप 2011 की जनगणना के बारे में, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था पिछली एक वीडियो में कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ऐसा कौन सा हिमाचल का स्टेट है जिसका जो सेक्स रेशो है वो सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम तो किसका है? सबसे कम है हरियाणा का, और सबसे अधिक जो है वो है केरला का। परंतु उसको क्वेश्चन में जो था वो केरला ऑप्शन में नहीं था, तमिलनाडु ऑप्शन में था। तो तमिलनाडु केरला के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये क्वेश्चन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 वैसे जियोग्राफी में आएगा, तो बट पहले डिस्कस नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। तो ये जो कॉटन की कल्टिवेशन होती है, कपास की खेती होती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी रहती है? सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए रहती है काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी पोर्ट इज नॉट अ सी पोर्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो सी पोर्ट नहीं है? 145 का ऑप्शन सी डायमंड हार्बर, यानी कि डायमंड हार्बर पोर्ट जो है वो एक सी पोर्ट नहीं है। 146 देखिए, अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अंडर विच 5 year प्लान वॉज प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर फॉर फर्स्ट टाइम। तो ऐसा कौन सा 5 year प्लान था जिसमें जो था वो पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी? ऐसा था 7th 5 year प्लान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 5 year प्लान के बारे में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन तो इस तरह से पूछ लिया जाता है 5 year प्लान के बारे में कि ऐसा कौन सा 5 year प्लान है जिसमें स्टील प्लांट वगैरह लगाए गए थे। तो ऐसा सेकंड 5 year प्लान था जिसमें इस तरह की चीज़ें हुई थी। पहला 5 year प्लान जो था इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया था? तो एग्रीकल्चर के ऊपर इसमें फोकस किया गया था। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है दी फाइनेंशियल ईयर फॉर आरबीआई इज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वो कौन सा रहता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जुलाई से लेकर जून तक का जो ये मंथ होते हैं वो रहते हैं किसमें? फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि जुलाई से लेकर जून तक जो भी काम होगा वो निपटाया जाएगा। जून तक, जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, जून तक उसको निपटाया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, और उसके बाद अगला प्लान जो है इनका चलेगा। तो फाइनेंशियल प्लान अगला चलेगा, इस तरह से रहता है। 148 है हुज सिग्नेचर इज फाउंड ऑन 1 rupee नोट। तो 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? देखो, 1 रुपये का नोट होता है, अब तो आपने काफ़ी कम देखे होंगे, परंतु 1 रुपये के नोट में सेक्रेटरी फाइनेंस के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। बाकी जो हमारे पास नोट होते हैं, जैसे 10 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, 2000 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, उसमें जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं? उस पर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर उसमें होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, SIDO इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो SIDO जो है वो किसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड है? SIDO जो है वो रिलेटेड है स्मॉल इंडस्ट्री से। ऑप्शन बी जो है 149 का सही आंसर है। अच्छा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब SIDO की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक SIDO की पूरी फॉर्म आपको पता नहीं होगी, फुल फॉर्म, तब तक तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो SIDO की जो फुल फॉर्म होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप याद रखिएगा, इसीलिए ये स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अभी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो SIDO की स्थापना 1954 में की गई थी। 1954 में इसकी स्थापना की गई, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है विच मिरर प्रोड्यूसेस मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज जो है वो बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो है वो कौन सा? ऑप्शन बी कनकेव मिरर जो है वो सही आंसर है। अवतल जो है मिरर होता है वो इसका सही आंसर होगा। अब मिरर की बात कर लेते हैं कि मिरर का क्या फंडा रहता है। ये जो शेविंग मिरर होता है, इस मिरर में देखकर शेव की जाती है, वो कौन सा मिरर होता है? तो शेविंग मिरर जो है वो होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है वो शेविंग मिरर होता है।
और ये जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर को जो है वो कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और ये जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर को जो है वो डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है और कन्वेक्स लेंस को जो है वो कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। मतलब ये कुछ उल्टा है, परंतु इसको आप याद रखिएगा, बेसिक इंपॉर्टेंट है। 155 विच डिवाइस वर्क ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर जो है वो सही आंसर है। ये ट्रांसफार्मर जो है ये बात करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152 प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज। इनमें से कार्बन की प्योर फॉर्म कौन सी मानी जाती है। तो कार्बन की देखो जो प्योर फॉर्म मानी जाती है वो डायमंड मानी जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। डायमंड जो है कार्बन की प्योर फॉर्म मानी जाती है। इससे पहले मैंने कोयले के बारे में आपको बताया था जियोग्राफी के सेक्शन में, तो प्रीवियस वीडियो वो होगी, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर इससे भी इजीली आपको कुछ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको जितनी भी रिसेंट अपडेट्स होती हैं वो सारी दी जाती हैं। 153 देखिए, 153 है द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम दी। नवजात शिशु का लिंग किससे वंशानुगत मिले रंगसूत्रों से निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी फादर। फादर से ये मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 154 है द विटामिन विच जनरली एक्साइटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज। ऐसी कौन सा विटामिन है जो मानव के द्वारा जो है वो यूरिन में उत्सर्जित किया जाता है। तो ऐसा विटामिन जो है वो कौन सा आएगा। 154 का जो है वो ऑप्शन बी विटामिन सी जो है वो सही आंसर है। विटामिन सी इसमें सही आंसर आएगा। अब विटामिन है तो इनका केमिकल नेम भी कुछ ना कुछ रखा गया है। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है। विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए जो है इसका केमिकल नेम क्या है। इसका केमिकल नेम है रेटिनल। और विटामिन सी के बाद विटामिन डी भी आता है, तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल। तो ये तो, और विटामिन के भी होता है, तो विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो होता है फिलोकिनन। ये आप याद रखिएगा। बाकी विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 अलग से होते हैं। इतना लंबी लिस्ट तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट विटामिन थे, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, इन सभी के नाम मैंने आपको बता दिए। और भी कुछ क्वेश्चन अगर विटामिन के बारे में पूछा जाएगा तो वो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है या जो कोबाल्ट कंटेन करती है। तो विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट से रिलेटेड होता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। और जो इम्यूनिटी होती है हमारी, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, तो इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी प्रेफर किया जाता है। और जो सन रेज होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं, उनमें कौन सा विटामिन होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि सूरज की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने इकोनॉमी के और साइंस के डिस्कस किए, कुछ एक दो पेपर्स के। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.